नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो दोस्तों आपको बताना, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। आपके पास ऑप्शन है करौली, चूरू, उदयपुर और बीकानेर। तो आपका जो राइट आंसर है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपके उदयपुर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर इस परसेंटेज की बात करें दोस्तों, राजस्थान में अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र परसेंट है वो कहाँ पर है, अगर प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली। प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो करौली में सर्वाधिक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो वो आपके चूरू के अंदर है। और बीकानेर की अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो बीकानेर के अंदर जो अवर्गीकृत वन है जो सर्वाधिक है। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बारे में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है जो निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी पीठ कहाँ पर स्थित है। इसके जो संस्थापक की बात करें तो वो है दोस्तों निम्बार्काचार्य जो है इसके संस्थापक है। और इसकी पीठ जो है दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के अंदर इसकी पीठ है। किशनगढ़ के अंदर जो सेलेमाबाद है वहाँ पर इनकी जो पीठ है। और ध्यान रखना है निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। उपास्य देव भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है राधा कृष्ण जो है निम्बार्क संप्रदाय के उपास्य देव है। और संस्थापक जो अभी हमने डिस्कस किया निम्बार्क का जो चार्य है वो इसके संस्थापक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। और बाद में इसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर 2.5 दिन का जो झोपड़ा नाम की मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित है। एग्जाम में अंदर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए आपके पटवारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता सेनानी जो सावित्री देवी भाटी है उनका जो संबंध है वो है जोधपुर रियासत से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बढ़ते हैं ऐसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में टंगस्टन का खनन केंद्र है। तो आपको बताना राजस्थान के अंदर टंगस्टन का जो खनन केंद्र है वो कौन सा है, क्योंकि इससे पहले जो पटवारी का जो पेपर हुआ था 2016 में हुआ था शायद, तो उसके अंदर भी खनन को लेकर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है तो आपको बताना है कि टंगस्टन का जो खनन जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, डेगाना के अंदर। और डेगाना कहाँ पे आप सभी को पता है नागौर जिले के अंदर है डेगाना, जहाँ पर भाकरी जो गांव है वहाँ पर प्रमुख जो है इसका उत्पादन क्षेत्र है। डेगाना के पास में एक गांव है भाकरी गांव, जो कि आपको गांव भी ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे डेगाना ना पूछ के डायरेक्ट सीधा गांव भी पूछा जा सकता है। तो भाकरी गांव जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन राजस्थान के एग्ज़ाम से लेकर एसएससी के एग्ज़ाम तक भी इसका जिक्र बहुत बार होता रहता है। और एसएससी के अंदर भी एग्ज़ाम बहुत बार जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा चुका है और रिपीटेड भी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सी जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। सिंधी, संस्कृत, नेपाली और अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी जो है उसकी अनुसूची में जो भाषा है वो उल्लेखित नहीं है अंग्रेजी। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो उल्लेखित जो टोटल जो भाषा है वो है 22। तो आप सभी को 22 ध्यान में रखनी है कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये दोस्तों आपकी 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो कौन कौन सी है, इसके अंदर है असमिया है, उर्दू, ओडिशा, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल हो गई, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी
मलयालम, मैथिली और संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो जो 22 के 22 जो भाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एसएससी, रेलवे और राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रणथंभौर का दुर्ग जो है किसके मध्य हुआ था? आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों आपको पता है रणथंभौर का जो साका हुआ था वो 1301 में हुआ था, जो कि राजस्थान का प्रथम साका था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था, तो आपको पता है 1301 के अंदर रणथंभौर का प्रथम साका हुआ था। और आपका जो राइट आंसर है, रणथंभौर का जो युद्ध है वो हुआ था आपकी खिलजी और राणा हम्मीर के मध्य। तो आपका इसका जो ऑप्शन है खिलजी और राणा हम्मीर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट है कि खिलजी और राणा हम्मीर के मध्य जो युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ और डूंगरपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर के जो शासक को महारावल कहा जाता था। और डूंगरपुर से संबंधित दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वागड़ के जो गांधी है किस जिले के रहने वाले थे, तो वो तो डूंगरपुर के। और अगर उनका नाम पूछा जाए तो आपका नाम क्या होगा उनका? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के गांधी कौन है दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से कौन से 2 बांध राजस्थान में हैं? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। और ऑप्शन नंबर सी है आपसे जवाहर सागर, गांधी सागर। ऑप्शन डी है कोटा बैराज और गांधी सागर। तो आपको पता है चंबल घाटी परियोजना में कौन से जो 2 बांध है वो राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले दोस्तों अगर इसकी अपन बात करें चंबल घाटी परियोजना की, तो चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो महू है, महू के पास जवानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर गांधी सागर बांध आता है। कौन सा आता है दोस्तों? गांधी सागर। यहाँ से मध्य प्रदेश महू से उद्गम होता है। इसके बाद यहाँ पर गांधी सागर बांध आता है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में कौन सा है, तो गांधी सागर जो है वो आपका गलत हो जाएगा कि यहाँ पर गांधी सागर तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों तो यहाँ पर आपके गलत हो चुके। तो आपका जो राइट आंसर बचता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मध्य प्रदेश से जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और उसके बाद एमपी के अंदर ही यहाँ पर एक जो आता है वो आता है गांधी सागर। ठीक है दोस्तों, और जो कि एमपी में है। इसके बाद जो आता है सेकंड पे, उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर जो कि आपके राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद थर्ड पर आता है जवाहर सागर जो कि आपके कोटा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर कौन सा है, तो वो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह झील जो कि मीठे पानी की नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा पंचपदरा जो झील है खारे पानी की झील है। आप सभी को पता है पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है। और इस झील का जो निर्माण है वो पंचा नामक बिल ने बनाई थी। और यहाँ का जो नमक माना जाता है पंचभद्रा झील का, वो सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील कहाँ पर है दोस्तों? आप सभी को पता है उदयपुर के अंदर है। फाइसागर झील आप सभी को पता है अजमेर के अंदर है। और लास्ट है दोस्तों आपके पास सिलिसेट जो झील है वो कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआई से लेकर राजस्थान पटवारी पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट भी होता रहता है।
तो आपका जो राइट आंसर है स्वतंत्र भारत की पहली जो महिला राज्यपाल है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल जो है अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की योग्यता कितनी होती है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यपाल की योग्यता कितनी होती है और उसको नियुक्त कौन करता है, उनको हटाता कौन है। तो राज्यपाल की अगर योग्यता की बात करें तो 35 वर्ष से जो अधिक आयु है वो राज्यपाल की योग्यता जो एज है वो 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल को हटाया भी और उसकी नियुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ है। तो भागोर सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य है दोस्तों वो आपके ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर V.N. मिश्र जिनके निर्देशन में हुआ है। और भागोर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और भीलवाड़ा में कहाँ पर है, कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार और जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बूंदी का प्रसिद्ध है। तो कजली तीज को और किन किन नामों से जाना जाता है। कजली तीज की जगह दोस्तों आपको एग्जाम में सातुड़ी तीज भी लिखा हुआ हो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसको सातुड़ी तीज भी बोला जाता है, कजली तीज भी बोला जाता है और इसको बड़ी तीज भी बोला जाता है। और कब आती है दोस्तों ये भादवा का जो महीना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है कजली तीज, जिसको सातुड़ी तीज, कजली तीज और बड़ी तीज भी इसको बोला जाता है। इसका जो मेला है वो बूंदी का बहुत ही प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो राजस्थान के अंदर जो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ वो कब किया गया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मार्च 1948 को इसका विलय किया गया, जिसके अंदर 4 रियासतें आपको ध्यान में रखनी है। 4 रियासतों का विलय हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है चारों जो रियासतें हैं वो आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है, A, B, C और D। इन चारों A, B, C, D इन चारों ही रियासतों का विलय किया गया है। ए से आपको ध्यान में रखना है, ए से आपको जो रियासत है वो ध्यान रखनी है। ए से अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, A, B, C, D आपको यही याद रखना है कि A, B, C, D इन चारों का ही वहाँ पर विलय किया गया था। राजधानी थी, राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। हर जो भी अपनी क्लास होती है सभी क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत को लेकर हम डिस्कस करते हैं। हर क्लास के अंदर एक चीज़ प्रमुख रहती है कि आपको इसके प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थी और राष्ट्र प्रमुख कौन थे। ये तीनों ही चीज़ें आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि जो मत्स्य संघ है उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, राज प्रमुख कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। राजधानी तो अभी हमने डिस्कस की अलवर थी, और प्रधानमंत्री जो आपको ध्यान रखना है शोभाराम जो कुमावत है वो उनके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री शोभाराम। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो NV घोड़गिल जो है वो इसके उद्घाटनकर्ता थे। और राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख थे आपके मत्स्य संघ के उदयभान सिंह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है उससे 99.99% जो है चांस रहते हैं कि राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 जनवरी 2020 को भारत के अगले विदेश सचिव बने हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वेटेज जो भी एग्जाम देखने को मिले उसमें वेटेज, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा फोकस करते हैं कि 29 जनवरी 2020 को भारत के अगले विदेश सचिव कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन श्रृंखला जो है नए विदेश सचिव बने हैं। 29 जनवरी 2020 को हर्षवर्धन श्रृंखला ने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और दोस्तों अगर इनसे पहले जो विदेश सचिव है वो कौन है, इसके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी, टीकाकरण से इसका संबंध है मिशन इंद्रधनुष का। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51, जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसके अंदर विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाएगा, जो कि इसके अंदर लिखा गया है। और ये दोस्तों आपके नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंदर लिखा हुआ है। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आयरलैंड से लिए गए हैं। जो कि नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके अंदर लिखा गया है, जिसके अंदर 51वां कौन सा लिखा गया है, आपके अनुच्छेद 51, जो कि हमने भी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। अनुच्छेद 36 से 51 और कौन से भाग के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाग 4 के अंदर लिखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।